क्या ईगो में रहना हमारे लिए सहज है या डिप्रेशन में रहना हमारे लिए सहज है? इसको आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या हम जब ईगो में होते हैं, अपने आप को लोगों के कहने से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, या लोगों के कहने से अपने को कम आंकने लगते हैं, तो क्या हम सहज बने रह पाते हैं? जी जी जी, हेमंत भैया, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। अब एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हमारे परिवार में ही एक बच्चा था, हमारे मित्र का। बहुत बुद्धिमान बच्चा था। पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के तो 10th स्टैंडर्ड तक हर बार वो क्लास में फर्स्ट आता था, और जो सेकंड या थर्ड रैंक होता था उससे कम से कम 8-10% नीचे होते थे। मतलब हर बार उसका जो डिफरेंस होता था फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में, वो काफी बड़ा होता था। और उसकी वजह से उसके घर में उसके पिताजी, माताजी, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, जो भी परिवार में सदस्य होते थे, हर बार उसको बोलते कि वाह वाह बढ़िया, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। और वो हर बार इसी तरह से पहला रैंक लाता गया। 10th में भी वो जब था, तो एक कंपटीशन यहाँ पे हमारे शहर में थी, एक क्विज कंपटीशन था। और उस क्विज में जो क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल भी थे और जनरल नॉलेज के भी थे। और वो कंपटीशन जो था एक्चुअली वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए था, तो बाकी सारी इंजीनियरिंग की टीम्स उसमें शामिल हुई थी। बल्कि ये और उसका एक मित्र जो उस समय 10th में थे, उस कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया और उस कंपटीशन को भी उन्होंने जीत लिया। मतलब आप देख सकते हैं कि 10th के बच्चों का टीम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के टीम के साथ इस कंपटीशन को, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी थे और जनरल नॉलेज भी थे, उसमें वो जीत गए। अब तो और भी ज्यादा उसके बारे में कहा जाने लगा कि हमारा बेटा तो इतना बुद्धिमान है। जो भी आते थे उनके साथ ये शेयर होता था, उनको बताते थे कि देखो हमारा बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह से हर बार इस तरह होने से फिर आगे भी उसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईआईटी मुंबई में। वहां पर उसने ड्यूअल डिग्री कर दिया। फिर ड्यूअल डिग्री वहां पे भी उसने अच्छा परसेंटेज लाया। फिर वहां पर भी हर बार उसके साथ यही होता था कि सारे दोस्त और सारे परिवार वाले कहते थे कि वाह, तेरे जैसा कोई कुछ तेरे आसपास भी नहीं कोई फटकता है। फिर उसका आईआईएम में एडमिशन हो गया, एमबीए किया उसने। वहां पर भी उसने अच्छा परसेंटेज लाया, अच्छा काम किया, अच्छा रैंक लाया। और उसके बाद एक कंपनी में, एक फाइनेंस कंपनी में एज ए सीनियर फाइनेंस मैनेजर वो ज्वाइन हो गया। अब वहां पे जो उसके इमीडिएट बॉस थे और जो उसके कलीग थे और उसके जो सबॉर्डिनेट थे, उनमें से कोई आईआईटी या आईआईएम का नहीं था। और हुआ ये कि वो लोग जो एक दूसरे के साथ जिस तरह से व्यवहार करते थे, उसी तरह का व्यवहार एक कलीग के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, उसी तरह का व्यवहार इसके साथ भी हो रहा था। लेकिन जब इसको ये व्यवहार जो हुआ, तो ये तो अपने आप को स्पेशल तब तक मान ले रहा था। अननोइंगली जो भी उसके पेरेंट्स ने, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने और फैमिली मेंबर्स ने उसके बारे में कहा था, अननोइंगली उसके अंदर ये बैठ चुका था कि मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। और जब इस तरह से एक नॉर्मल व्यवहार भी उसके साथ होता था, तो वो अपने आप में अपमानित महसूस करने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। और लगभग 6 महीने इस अवस्था में रहने के बाद उसने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया और घर पे आके बैठ गया। और हमने देखा है कि वो करीब करीब 3 साल तक इसी अवस्था में, इस अवस्था से बाहर आने के प्रयास करता रहा। था तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन इस डिप्रेशन की अवस्था में ना तो वो घर से बाहर निकल पाता था, ना किसी फैमिली मेंबर के साथ ठीक से व्यवहार कर पा रहा था। 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काउंसलिंग और बाकी प्रयास माता पिता ने उससे किए, तब जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल स्टेट में आ गया। और नॉर्मल स्टेट में आ गया और फिर आज वो कहीं एक
कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन अब भी जब उसके साथ बात होती है तो अभी भी उसके मन में वही विचार बना हुआ है। वो पहली बात यही कह रहा है कि अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 50 लोग हैं उसमें से 12 लोग आईआईटी के हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ तक ये बात जा सकती है। हम अननोइंगली ये बात कर देते हैं, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन कर देते हैं, लेकिन सामने वाला अगर अपने को ठीक से आकलन नहीं कर पाता है तो हमारी स्टेट क्या हो जाती है, किस तरह की स्थिति हो जाती है। तो जब भी रॉन्ग इवेल्युएशन होगा, या ओवर इवेल्युएशन या अंडर इवेल्युएशन या अदरवाइज इवेल्युएशन होगा, तो वो हमने डिसहार्मनी की स्टेट में ले जाता है। और जब भी डिसहार्मनी होती है, हमारे सहज स्वीकृति के विरोध में कोई भाव हमारे अंदर बन जाता है, तो एक तनाव की स्थिति हमारे अंदर बन जाती है, और इस तनाव की स्थिति में हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि ये सुसाइड तक, आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमको ये बहुत समझना जरूरी है कि सम्मान है क्या, ओवर इवेल्युएशन क्या है, अंडर इवेल्युएशन क्या है, अदर इवेल्युएशन क्या है। जब हम किसी का इवेल्युएट करेंगे या अपना भी इवेल्युएट करेंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, इसमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपना जो इवेल्युएशन करें, तो दूसरा जो कर रहा है उसके आधार पर हम अगर अपना इवेल्युएशन करते रहेंगे, तो जो हमारा ओवर इवेल्युएशन करेगा तो हम ईगो में चले जाएंगे, जो हमारा अंडर इवेल्युएशन करेगा हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या ये बात आप तक पहुंच पा रही है? अगर ये बात आप तक पहुंच पा रही है तो आप चैट बॉक्स में भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड रेज कर दें, ताकि आपकी बात को सुना भी रखा जा सकता है। जी वीरेंद्र सिंह जी, आपने हैंड रेज किया था। संध्या सिन्हा जी। जी ठीक है। हाँ जी बोलिए। मैं ये जो अभी कंटेंट डिस्कस हुआ हम लोग के साथ में, इससे रिलेटेड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका बैकग्राउंड में वर्क का पीस होता है वहाँ पे। संध्या दीदी, बैकग्राउंड में काफी नॉइज है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, बात आपकी ठीक नहीं पहुंच रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी वॉइस आ रही है मेरी? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी तो ठीक रहेगा। जी दीदी आपके बैकग्राउंड में ना शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके मैं कुछ देर बाद आपसे क्वेश्चन हाँ तो बॉक्स में भी मैसेज चेक कर लेती हूँ। तब तक यदि डॉक्टर सुषमा दवे दीदी आप अगर अपनी बात रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जी। सर जैसे अभी आपने ये एक बच्चे का किस्सा सुनाया, एक बच्चे का किस्सा हमारे पास भी उनका है। तो जैसे उसका ओवर इवैल्यूएशन या अंडर पता समझ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ उसमें, लेकिन उसका भी सेम ऐसा ही था कि 10th तक उसका बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने बहुत जिद करी कि मेरे को आईआईटी के लिए 1 साल ड्रॉप करना है। तो अच्छा स्कोर किया, लेकिन मेंस ही क्लियर कर पाया, एडवांस में नहीं गया। तो वो बच्चा उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि ना उसको फिर बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला जहाँ मिला। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज तक चला गया वो बच्चा, लेकिन है ना उसके बाद भी वहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब उसके मन में क्या आ रहा है कि मैं तो बहुत शुरू से अच्छा बच्चा था, मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन है ना मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, और मेरा आसपास जो बच्चे हैं वो वैसे नहीं हैं जो मेरे लेवल के होने चाहिए। तो वो हमारे जो रिलेटिव हैं वो इतने परेशान हैं कि उसको इस स्थिति से कैसे बाहर निकालें। अब अगर वो उसको कहते हैं, अब वो छोड़ने की कह रहा है, मतलब वो इंजीनियरिंग। जी जी जी। तो अब उस बच्चे को अगर ये कह रहे हैं कि तू कंटिन्यू कर, तो कह रहा है कि मैं ना इसके साथ कैरी नहीं कर पाऊंगा, बैग्स आएंगी, निकलूंगा कैसे। और वो छोड़ के वो कुछ और करने को तैयार है। मतलब वो बच्चा खुद फाइट कर रहा है उस डिप्रेशन से और निकलने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन जी वहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या हुआ, मतलब अंडर इवैल्यूएशन हुआ या अदर इवैल्यूएशन हुआ या ओवर हो गया, जी, देखिए और अब यहाँ इस पे परिस्थिति से उसको निकाला कैसे जाए, हम्म, तो पहली बात तो और ये क्या है उसका कि छोड़ना सही डिसीजन होगा? देखिए, ये बात तो हम्म हम ये देख सकते हैं कि डिप्रेशन में व्यक्ति तब जाता है जब वो अपना अंडर इवैल्यूएशन कर लेता है, या वो खुद अपना अंडर इवैल्यूएशन कर लेता है, या दूसरे जो कह रहे हैं उसके आधार पर वो अपना हम्म इवैल्यूएशन कर लेता है। हम्म ठीक है ना? मतलब दूसरे हमको हाँ कम समझ रहे हैं, या हम अपना अपना इवैल्यूएशन कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं सकूंगा, इस तरह के जब हम हम्म इवैल्यूएशन कर लेते हैं अपना, तो वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जा सकता है। बात तो हम्म यही है कि उसको ये सही समझ की जो बात है, उसको आप हम्म स्टूडेंट के वर्कशॉप होते हैं, उसको वर्कशॉप में ला सकते हैं। जब वो बात हम्म समझने लगेगा कि हम्म जीने में क्या एग्जैक्ट ये जो हम्म सब कुछ हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, हमारी मूल हम्म चाहना क्या है, जीवन को जीने का लक्ष्य क्या है, इन बातों को जब वो हम्म समझने लगेगा, तो वो हम्म इसी बातों को जो आज उसके साथ हो रहा है उसको एक समझ के साथ देखना शुरू करेगा। और जब भी हम्म हम, अब हम भी देखिए कि 2 दिन से हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, 2-3 दिन से, तो जब हमारे हम्म सामने ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो इस इंफॉर्मेशन हम्म के साथ भले ही वो हमारे जीवन में उतरा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हमारे हम्म देखने के अंदाज में फर्क पड़ा है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ा है सर। आज सुबह के सेशन में जो एक बात कही थी मैम ने, जी मैम ने एक बात कही कि मतलब जैसे कोई आपसे समझना क्यों चाहेगा जी जब आपको वो ये समझेगा कि आप उससे ज्यादा समझदार हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो समझेगा। लेकिन जी बहुत खूबसूरत बात है सर ये, हम हाँ लोग इसको महसूस नहीं कर पाते, हम सिर्फ अपना पॉइंट रख लेते हैं। जी जी सही जी भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल। सही में उससे समझदार हो, और उसके जी, लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इसका बहुत एक सुंदर बहुत सर, बढ़िया बहुत सुंदर। एग्जांपल ऐसा है दीदी कि हमारे घर में हम हुँ, बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल नहीं देखना है। हाँ। ठीक है ना? हुँ, वो सुनते हैं क्या? हुँ, नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि ना। आप वो हाँ, हाँ, बच्चे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मा हमको कहती है कि मोबाइल नहीं देखो, लेकिन खुद तो देखती हैं। हाँ। 2 साल हमें पहले सर मैंने एक बार ये वर्कशॉप और करी थी, जी तब उन्होंने ये लाइन कही थी अ, कि आदमी आपके जीने को देखता जी है, जी जी आपके बोलने बिल्कुल को सही, नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो भी आपके ही कोई फैकल्टी थे, उन्होंने जी बहुत जी अच्छी बात कही थी सर, कैसा है, जो कि बात रोल केवल मॉडल है जी। जो बात केवल इंफॉर्मेशन लेवल पे है ना, जो हाँ, जीवन में नहीं उतरा है, तो हाँ, उसका परिणाम जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। जैसे हमको ये सबको पता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हुँ, है ना? ये केवल हुँ, इंफॉर्मेशन के लेवल पे है, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, तो वो सही है। जीवन में उतरा नहीं है। हुँ, तो जब जीवन में उतरेगा तो वो आपके व्यवहार में आएगा, आपके जीने में दिखाई देगा, लोगों को, आपको भी। और जब वो हुँ, जीवन में दिखाई देगा तो लोग फॉलो करेंगे आपको। हम भी उन्हीं को हुँ, फॉलो कर सकते हैं जिनके जीवन में वो बातें दिखती हैं जो वो कह रहे हैं। हुँ। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो ये होता है, खुद तो कर नहीं रहे हैं, हमें हाँ समझा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। जी, चलो जी, धन्यवाद सर, जी बहुत-बहुत। आगे बढ़ते हैं चर्चा को लेकर के। तो इस तरह की स्थिति हमारी बन सकती है अगर हम ठीक ठीक इवैल्यूएशन अपना भी और लोगों का भी कर नहीं पाते हैं, तो हम अपने को भी कभी ईगो में, कभी कभी अहंकार में, कभी डिप्रेशन में जा सकते हैं, या दूसरों की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। लेकिन जब हम अपना इवैल्यूएशन ठीक ठीक कर पाते हैं, ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण हमने रखा था कि शादी में हम जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, कोई विशेष ड्रेस पहन के जाते हैं, और जब लोग कहते हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया दिख रहे हो आप तो बहुत बेहतरीन लग रहे हो, बिल्कुल बॉलीवुड स्टार की तरह लग रहे हो, तो हम एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। और जब कोई ये कह देता है कि नहीं नहीं ये तो ओल्ड फैशन है, ये क्या पहन के आ गए आप, ये शोभा देता है क्या तुमको, तो हम अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यही अगर हम अपना ठीक ठीक इवैल्यूएशन कर पाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर ये स्पष्ट है बात कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे कंफर्ट के लिए है, शरीर को कंफर्टेबल करने के लिए है, ठीक है ना? तो फिर कोई ये भी कह दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब भी मेरे व्यवहार में कोई बदल नहीं आएगा, मैं डिस्कंफर्टेबल नहीं हो जाऊंगा।
और जब कोई ये कहता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है, तब भी मैं अपने आप में बना रह पाऊंगा, स्वयं में एक विश्वास बना रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहूंगा। तो बाहर से दूसरे जो भी जिस भी तरह का इवेल्युएशन मेरा करें, मैं ना तो ईगो में पहुंचूंगा ना डिप्रेशन में पहुंचूंगा। और जब मैं अपना स्वयं का भी ठीक ठीक इवेल्युएशन कर पाता हूं, तो मैं ईगो या डिप्रेशन में नहीं जाता हूं। तो इसको हम अपने में देख सकते हैं कि जब जब भी हम अपना ठीक ठीक इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं, ओवर या अंडर इवेल्युएशन कर पाते हैं, तो क्या हम कंफर्टेबली दूसरों के साथ व्यवहार कर पाते हैं, सहज रूप से व्यवहार कर पाते हैं या नहीं। या फिर जब हम अपने में पूर्ण विश्वास के साथ जीते हैं, सही इवेल्युएशन के साथ जीते हैं, सम्मान के साथ जीते हैं, तो हम किस तरह का कितनी कैसे सहजता से हम दूसरों के साथ व्यवहार कर पाते हैं, इसको हमें अपने में जांचना है। तो फिर बात यह होती है कि राइट इवेल्युएशन कैसे किया जाए, किस बात का राइट इवेल्युएशन किया जाए। अब देखा तो ये गया है, हमको अब तक ये बात हमारे सामने आई है और हम इसको देख भी पा रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, एक मानव जो है, वो शरीर और सेल्फ, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। तो क्या लगता है आपको कि सही आकलन जो है, ठीक ठीक आकलन जो हमें करना है, राइट इवेल्युएशन जो करना है, उसका बेसिस क्या हो? सेल्फ के आधार पे उसका आकलन हो या फिर बॉडी के बेसिस पर हो? क्या लगता है आपको कि बॉडी के बेसिस पर इवेल्युएशन होना चाहिए या सेल्फ के बेसिस पर इवेल्युएशन होना चाहिए? जी, आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और आपके सामने पोल भी है, इसको भी आप रिस्पॉन्ड करें। द राइट इवेल्युएशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ और द बॉडी। जी, इसको लेकर कोई प्रश्न होंगे तो उसको भी ले सकते हैं। जी, रमनप्रीत कौर दीदी, अगर आपने रिस्पॉन्ड किया है पोल को तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। रमनप्रीत कौर जी, आपने हैंड रेज किया था, आपको माइक दिया गया है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। संजय भैया, संजय जादव सर। Sir, जी, means self confidence is the base for right evaluation. It means सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। confidence with right understanding. यस यस यस, Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी। तो आइए हम आगे चलते हैं, और जब भी आपके प्रश्न बनेंगे तो आप अपने हैंड को रेज करते रहिएगा। तो हमने ये देखा है कि मानव जो है एक सेल्फ, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, और जो सेल्फ में हम देखे हैं कि इसमें निरंतर कल्पनाशीलता बनी हुई है, इसमें इच्छा, विचार, आशा निरंतर बने हुए हैं। और ये जो कंटेंट है इमेजिनेशन का, कल्पनाशीलता को, जो भी इच्छा, विचार, आशा है, तो इसके 3 सोर्स को हमने देखा है। कई सारा हिस्सा इस कल्पनाशीलता का मान्यता के आधार पर बना हुआ होता है, जिसको हमने जांचा परखा नहीं है अपने सहस्तित्व के आधार पर। किसी ने बोल दिया, किसी से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, उसको हमने मान लिया कि ये ठीक है। या फिर संवेदना के आधार पर जो हो रहा है, संवेदना के आधार पर जो भी इच्छाएं बन रही है, वो भी हिस्सा काफी बड़ा हमारे अंदर दिखाई देता है। और बहुत छोटा सा हिस्सा जो है, थोड़ा कम हिस्सा हमारा ऐसे मान्य इच्छाओं के साथ है जो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हमने जांच कर देखा है।
जिस मान्यता को हम जांच करके देखते हैं और उसको सही पाते हैं कि हाँ ये निरंतर सुख के अर्थ में, जो कि मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, मूल चाहना है, उसको पूरा करने के अर्थ में है, वो हिस्सा हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर बन जाता है और वो हमारे जीने में कॉम्पिटेंस बन जाती है, हमारी योग्यता बनती है सुखपूर्वक जीने में। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए राइट इवैल्यूएशन? तो एक बात तो हम अपने में ढूंढ करके देख लें, जांच करके देख लें, वेरीफाई कर लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या दिखाई देता है मुझे। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मैं जीना चाहता हूं निरंतर सुख और समृद्धि के साथ। ठीक है, क्या आपको ये बात ठीक लग रही है अपने लिए भी? जी। तो मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के भाव के साथ जीना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं ध्यान से दूसरों को भी देखता हूं, दूसरे मानव को भी देखता हूं, जैसे अपने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड किया है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जो दूसरे हैं, जैसे आप लोग हैं, उनका भी लक्ष्य यही है जीने का कि वो भी निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने लक्ष्य को भी देख रहा हूं, दूसरों के लक्ष्य को भी देख पा रहा हूं, तो ये मुझे दिखाई देने लगता है कि मेरा भी और आप सभी का और हर दूसरे मानव का जो लक्ष्य है जीवन में, वो एक जैसा है, समान है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार सहज स्वीकृति है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मैं जैसे निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जीना चाहता हूं, वैसे ही हर दूसरा मानव निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जीना चाहता है। तो मेरा लक्ष्य और दूसरे का लक्ष्य जीवन में एक जैसा है। तो जो मेरा लक्ष्य है वही आप सभी का लक्ष्य है, वही हर मानव का लक्ष्य है। ये ठीक लग रही है बात आपको? भैया यहाँ पर पोल भी है, पोल ले सकते हैं जी। तो आपके सामने ये पोल भी है। आई कैन सी दैट एवरी सेल्फ हैज द सेम पर्पस टू लिव विथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। आप इसको रिस्पॉन्ड करें, और अगर कोई कोई बात को रखना चाहते हैं तो अपने हैंड को रेज करें। आपके प्रश्नों से हमें भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। जितनी बार हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, वो और ज्यादा स्पष्टता आने लगती है। तो आप अपने प्रश्न को जरूर रखें, अपने अनुभवों को जरूर बताते रहें। कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, तो आपसे निवेदन है आप जरूर इसको रखा करें, क्योंकि अपने अंदर में इस चर्चा को सुनते हुए कई डायलॉग बनते हैं, कई विचार कई आते रहते हैं। उनको जरूर रखें। हम सभी एक दूसरे की मदद से अपने जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इस एक्सप्लोरेशन में हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जी, संध्या दीदी का हैंड रेज हो रहा है। संध्या दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कभी-कभी क्या होता है, हम लोग घर में अगर हमें कोई बताता है कि नहीं, आप के काम करने के तरीके में अगर ये चीज़ की कमी है या ये चीज़ इम्प्रूव हो जाए तो ठीक हो जाएगा। और उसको हम लोग कभी-कभी ऐसे ले लेते हैं कि जैसे हम लोग उस चीज़ को सोच जाते हैं कि ये नहीं, ये गलत वे में बोला गया, या हम दुखी हो जाते हैं, जबकि वो ठीक बोल रहे होते हैं, हम अपने आप में दुखी हो जाते हैं। और कभी-कभी जैसे जनरली देखा गया है कि इसके अपोजिट देखें वर्क प्लेस पे, तो बोला गया तारीफ कर देनी चाहिए। तो अगर हम जैसे नहीं भी कुछ है, नॉर्मल भी कुछ है और उसकी तारीफ कर देते हैं तो खुश हो जाता है वो इंसान। और वर्क प्लेस पे देखें तो इसका फायदा भी कुछ कुछ लोगों को मिल जाता है। तो इस चीज को किस तरीके से देखेंगे कि करना चाहिए कि नहीं? देखिए, जब भी अदरवाइज इवेल्यूशन करते हैं हम, या अंडर इवेल्यूशन करते हैं, या ओवर इवेल्यूशन करते हैं, तो पहले बात तो यह है कि दूसरा जब हमें ओवर अंडर और अदरवाइज इवेल्यूशन करता है, तो क्या हम अपना इवेल्यूशन ठीक ठीक कर पा रहे हैं? अगर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हम अपना इवेल्यूशन दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं,
इसके आधार पर करेंगे तो हम ईगो और डिप्रेशन के चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन हम अपना इवैल्यूएशन अगर ठीक ठीक कर पाते हैं तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मेरी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। क्या ये बात ठीक लग रही है? जी। और दूसरी बात जो है कि हम लोगों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो कुछ लोगों के साथ संबंध पूर्वक व्यवहार करते हैं, संबंध को देखते हुए व्यवहार करते हैं, और कुछ लोगों के साथ विरोध पूर्वक व्यवहार होता है, विरोध के साथ व्यवहार होता है। ये भी बात ठीक लग रही है? जहां संबंध पूर्वक व्यवहार होता है तो वहां हम उस भाव को ठीक ठीक इवेल्युएट कर पाते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारी गलती बताते हैं, या हमारे टीचर जो रहे हैं उन्होंने हमारी गलती बता दी, तो उस समय में, और अब जब हमारे कोई कलीग हैं या जो हमारे बॉस है जिनके साथ मैं संबंध को पहचान नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने विरोधी मानता हूँ, वो जब हमारी गलती दिखा देंगे तो क्या हमारे अंदर सेम भाव बना रहता है या अलग अलग हो जाता है? अलग अलग रहता है। तो एक तो बात है कि हम सम्मान को पहचान पाए, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम अपना इवैल्यूएशन ठीक ठीक कर पाए, ठीक है। ये दोनों ही स्टेट में बाहर जो भी हो रहा है, बाहर के दूसरे मानव, दूसरे व्यक्ति जो भी हमारे बारे में सोचते हैं, उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। हमारा जो विश्वास है, ठीक है, जी, वो या हमारा जो सुखपूर्वक जीने का जो लक्ष्य है, वो सुख जो है वो हमें स्वभाव से चाहिए या प्रभाव से चाहिए, इसको देख लो। जी, स्वभाव से। तो जब भी हम अपने में सुखी रहेंगे तो बाहर लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इससे हमें, हमारे अंदर ईगो या डिप्रेशन नहीं होगा, हम अपने में बने रहेंगे स्थिर। जी, ठीक है दीदी? जी। ओके। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि अगर जिसके साथ हम संबंध में हैं, जिस पे विश्वास है, अगर जैसे हमें पता है कि हाँ ये कमी है, ये स्किल की कमी मेरे अंदर, तो जिसके साथ संबंध है अगर वो बताता है तो हमको ठीक लगता है, जिसके साथ नहीं है तो हमें लगता है कि नहीं, पता तो है कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कभी ये भी होता है, हमने कई बार अपने कलीग के साथ बात करते हुए सुना था कि किसी ने अच्छा काम कर भी दिया ना, तो उसको, उसकी तारीफ नहीं करते, बोलते कि उसको अगर कुछ अच्छा बोलेंगे, उसको तारीफ करेंगे या कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो वो चढ़ जाएगा, तो हवा में उड़ेगा। जी, तो जी। जहाँ संबंध की पहचान, देखिए संबंध तो होता है सबके साथ, बात हमारी है, हम कहीं पहचान पाते हैं, कहीं नहीं पहचान पाते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। रविंद्र भैया का भी हैंड रेज है जी। हेलो रविंद्र पाटिल सर, बोलिए। हाँ, तो ये अभी जो दीदी जी बोल रही थी ना कि हमारा जो व्यवहार होता है, मतलब जो सोच होती है, हम हमारे दिमाग में क्या चलता है, वो हमेशा हम दूसरों के हिसाब से ही देखते हैं। तो हमें हमारे महाराष्ट्र में जो अच्युत गोडबोले जी है, सोलापुर के हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है, बहुत अच्छा बुक है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है कि जब हम क्या सोचते हैं पता है, कि कोई चीज मुझे आती नहीं है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो मुझे चीज आती नहीं है, तो मतलब मैं जो भी चीज मैं करता हूँ, करने चाहता हूँ, उसके हिसाब से वो उसके माइंड में क्या सोचता है, उसके हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करते हैं। तो ज्यादातर ये परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है उसमें। और पूरा वो बुक शायद किसी को मिला तो मनात, उसको मराठी में है, अंग्रेजी में है पता नहीं मुझे, तो मैंने पढ़ा है, तो बहुत अच्छा है। साइकोसोमेटिक ऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, इसमें बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे प्रैक्टिसेस है, तो बच्चे तो आचरण से सीखते हैं। अभी सुबह भी एक मतलब सर ने बोला था कि जो क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो शिक्षक का जो आचरण जो है वही आचरण उसके दिमाग में होता है। बिल्कुल सही। समाज, जैसे कि हम बोलते हैं, समाज तो चलता रहता है, समाज में जो भी वैल्यूज है, समाज जैसा रहेगा वैसे ही वो आगे घटते जाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद भैया। महात्मा का गुण होता है कि महात्मा तो अपने वाणी से कम बोलते हैं,
जी जी अचानक ऐसा है। जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, आपके प्रश्न भी लेते रहेंगे, आपके साथ चैट बॉक्स में भी इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो ये दिखाई देता है मुझे कि मेरे जीने का जो लक्ष्य है वो निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जीने में है, और उसी तरह दूसरे हर मानव का भी लक्ष्य वही है। इसलिए मुझे ये दिखाई देने लगता है कि मेरे और दूसरे का, हर मानव का जो लक्ष्य है जीने का, वो बिल्कुल सेम है, समान है, कि हर कोई सुखपूर्वक समृद्धि के साथ निरंतरता के साथ जीना चाहता है। आगे देखते हैं कि अब ये लक्ष्य तो दिखाई देता है, इसको पूरा करने की जो बात होती है, तो कैसे पूरा किया जाए, कैसे मैं निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जी सकता हूं, तो इसका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसे मैं इसको पूरा कर सकता हूं इस लक्ष्य को। तो जैसे हमने देखा है कि हमारा जो जीना है वो 4 स्तर पर होता है। हम अपने में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, और पूरे अस्तित्व के साथ जीते हैं। और हर लेयर में, हर लेवल में एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे मानव में व्यवस्था हमने देख लिया, वैसे अभी परिवार में व्यवस्था की बात भी हम समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो उन व्यवस्था को समझने के साथ उस व्यवस्था को समझ करके उस व्यवस्था के साथ जीना, ये मेरा कार्यक्रम हो जाता है। उस व्यवस्था को समझ पाऊं और उसमें जी पाऊं उस व्यवस्था के साथ, ये मेरा कार्यक्रम मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग अपने में जांच करके देख लीजिए कि अगर आप लोग भी वही लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो देखा है कि सुख तो व्यवस्था को में जीने में है, तो व्यवस्था को समझना होगा, तभी तो हम उसमें जी पाएंगे। इसको लेकर एक पोल भी आपके सामने आ रहा है, तो उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और आप चैट बॉक्स में भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या ये सही लग रहा है कि अगर हम सुखपूर्वक जीने का जो हमारा लक्ष्य है, निरंतर सुखपूर्वक जीने का, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें चारों स्तर की हार्मोनी को समझना और उस व्यवस्था के साथ जीना, ये हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। यही कार्यक्रम हमको दिखाई देता है। जी, तो हम देख सकते हैं कि जब हमको ये कार्यक्रम को हम देखेंगे, जैसा मेरा कार्यक्रम है वैसा ही दूसरों का भी कार्यक्रम है। अगर मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ तो मैं समझ लूंगा, इस हार्मोनी को समझूंगा कि क्या क्या व्यवस्था है, मानव में क्या व्यवस्था है, परिवार में क्या व्यवस्था है, समाज में क्या व्यवस्था है, और इस पूरे अस्तित्व में क्या व्यवस्था है। उस व्यवस्था को मैं समझ लूं और फिर उस व्यवस्था के साथ जीना शुरू करूं, जीने में मैं उस व्यवस्था के साथ जीऊं, तो मैं इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम के द्वारा पर्पज को पूरा कर सकता हूँ, सुखपूर्वक समृद्धि के साथ जी सकता हूँ। और दूसरे का जब प्रोग्राम देखता हूँ तो उसको भी अगर इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसको भी चारों स्तर की हार्मोनिक को समझना पड़ेगा, व्यवस्था को, और उस व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी दिखाई देने लगता है कि जैसे लक्ष्य मेरा और दूसरों का एक समान है, वैसे कार्यक्रम भी उस लक्ष्य को पूरा करने के हेतु से वही दिखाई देता है कि मेरा भी कार्यक्रम जो है वही दूसरे का भी कार्यक्रम है। ठीक है ना। और जब कार्यक्रम भी सेम है, पर्पज भी सेम है, तो आगे देखते हैं कि इस पर्पज को पूरा करने के लिए जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसकी बात करते हैं। हमने देखा कि मानव में व्यवस्था या अभी परिवार में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आगे चल के समाज में व्यवस्था और पूरे अस्तित्व में व्यवस्था की बात करेंगे। तो मानव में व्यवस्था जब भी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो हमने ये देखा कि मेरे अंदर जो कल्पनाशीलता बनी हुई है, इसमें निरंतर इच्छा विचार आशा बने हुए हैं जो कि निरंतर चल रहे हैं। ओके, और इसमें जो भी इच्छाएं मेरी मान्यता या संवेदना के आधार पर हैं, उनको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, उसको मैं
जांच करके देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सहज स्वीकृति का नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो बना हुआ है। मैं हर बार अपनी इच्छा को इस पर जांच कर देख सकता हूँ, और जो भी इच्छा इस नेचुरल एक्सेप्टेंस के पूरा करने में होगी, कि निरंतर सुखपूर्वक जीने में होगी, तो मैं हर इच्छा विचार आशा को इस नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जांच कर देख सकता हूँ, और सारा जो मेरा कंटेंट है कल्पनाशीलता का, उसमें सारा कंटेंट में नेचुरल एक्सेप्टेंस के गाइडेड ला सकता हूँ, गाइडेड करा सकता हूँ। ये हो सकता है कि नहीं, कि मैं हर इच्छा को जांच करके देख लूं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर कि क्या ये मुझे निरंतर सुख दे सकता है, समृद्धि के साथ जीने में सहायक हो सकता है। क्या ये हो सकता है? हम कर सकते हैं सभी। आप रिस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स में जी। अब ये देखा है कि मैं अपने लिए जो देख रहा था कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता बनी हुई है और इसमें जो भी इच्छाएं बन रही है, उसको मैं जांच परख करके देख सकता हूं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, और सारा जो कंटेंट है, सारी इच्छाएं, सारा जो कल्पनाशीलता का जो भी कंटेंट है, उस सारे कंटेंट को मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस पे अलाइन कर सकता हूं। जो भी इच्छाएं मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे या विरोध में होगी, उसको मैं हटा सकता हूं। और जब पूरा कंटेंट मेरा कल्पनाशीलता का नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड होगा, तो मेरी सही समझ होगी मुझ में, और जब मैं सही समझ के साथ जीऊंगा तो चारों स्तर की हार्मनी को मैं समझूंगा। उस समझ के साथ अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अपनी सारी कल्पनाशीलता के कंटेंट को गाइडेड करूंगा नेचुरल एक्सेप्टेंस से, और ये मुझ में क्षमता बनी हुई है। और जब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं तो आपको भी ये दिखाई दे रहा है कि आप भी ये कर सकते हैं, आप में भी ये क्षमता बनी हुई है, क्योंकि कल्पनाशीलता हर मानव में है, नेचुरल एक्सेप्टेंस भी हर मानव में है। जब वो इस लक्ष्य को पूरा करने के हेतु से कार्यक्रम बनाएगा कि चारों स्तर की हार्मनी को समझेगा, तो उसमें ये क्षमता तो बनी हुई है। इस क्षमता के साथ वो अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकता है, इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो क्षमता है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, वो हर मानव में बना हुआ है। हर मानव निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जी सकता है, अगर वो चारों स्तर की हार्मनी को समझ जाए और उसके सामने उसके जीने का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि हर मानव का जीवन में लक्ष्य मेरे जैसा है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसका कार्यक्रम भी मेरे जैसा ही है, और उस कार्यक्रम को करने में उसकी जो क्षमता है वो मेरी और उसकी समान है। क्या ये आप भी देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पोल में, या फिर चैट बॉक्स में भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि आवर पर्पज इज सेम, आवर प्रोग्राम इज सेम, आवर पोटेंशियल इज सेम। हमारा लक्ष्य सेम है, हमारा कार्यक्रम सेम है, और हमारे अंदर क्षमता भी समान है। बहुत बढ़िया। इसको लेकर अगर कोई प्रश्न भी पूछना रखना चाहते हैं जी। संजय यादव जी, आपका हैंड रेज बहुत समय से है। आप लोग जरूर चर्चा में शरीक होते रहिएगा, अपने विचारों को रखते रहिएगा, इससे हमारी भी मदद होती है। हम सभी एक दूसरे की मदद से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी रख सकते हैं। जी भैया। जी जी भैया, मिस्टर विजय कुमार भैया ने एक क्वेश्चन मैसेज में लिखा
हुआ है। जी बताइए। अगर कोई स्टडी में अच्छा है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन? जी देखिए, ऐसा है, हमको क्या चाहते हैं हम कि हमारा इवैल्यूएशन दूसरे करें और उस आधार को हम उस आधार पर हम अपना इवैल्यूएशन करें, या हमें ये समझ हो जाए कि हम अपना इवैल्यूएशन ठीक ठीक कर पाए? क्या सही लग रहा है? अगर आप हैंड रेज करके तो आपको माइक दिया जा सकता है। आशुतोष भैया, विजय भैया के पास माइक है भैया। अच्छा विजय भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। विजय आशुतोष भैया, एक बार विजय भैया अगर बात करना चाहें तो। हाँ जी विजय भैया बोलिए। उनकी आवाज नहीं आ पा रही है सर कोई। जी भैया आप मैसेज में लिख सकते हैं विजय भैया। हाँ दीदी आप पढ़ करके बता देना मुझे, मैं तब तक आशुतोष भैया की बात ले लेते हैं। आशुतोष भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी आज की। जी जी काफी कुछ चीजें समझ में आई भैया। एक चीज है कि ना, पहले जो रिस्पेक्ट समझ में आता था कि जो हमारी वो प्री कंडीशनिंग की वजह से या जो संस्कार थे उसकी वजह से हम रिस्पेक्ट उसको समझते थे कि जिसके पास पैसा रुपया है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है और जो बड़ी पोजीशन पे है, ये ऐसी मान्यता थी हमारी, ऐसी मान्यता थी हमारी। तो रिस्पेक्ट का हमारा यही होता था। लेकिन जब भैया जब ये यूएसपी का कंटेंट सुना मैंने, तो ये बात जो कही जाती है ना कि बिल्कुल बहुत स्पष्ट समझ में आया कि हाँ, बात तो 101% सही है कि मिनिमम कॉन्सेप्ट जो कंटेंट है रिस्पेक्ट का, वो अदर इज सिमिलर टू मी समझ में आती है। भैया बिल्कुल बहुत स्पष्ट समझ में आया ये। और अभी आप कंप्लीट कंटेंट की भी आप भी करेंगे आगे आप। तो ये जो प्री कंडीशनिंग और संस्कार की वजह से अभी भी बात तो सुना है मैंने इसको कि प्रोग्राम पोटेंशियल पर्पस सेम है हमारा, और ये बात समझ में आती है। जब समझ में आती है तो हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, स्त्री है पुरुष है, उससे मतलब नहीं बनता है। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन भैया पूरा 100% नहीं, कभी कभी बहुत कम होता है ये। अब तो मतलब ये है कि जब से आप लोगों का सुन रहा हूँ मैं ये चीजें, आपसे संपर्क हुआ जब, तो काफी कुछ चीजें ठीक हुई। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम सामने देख करके कि हाँ ये बड़ी पोजीशन पे है और या इसने मुझे कुछ ओबलाइज कर दिया किसी तरीके से, तो उसका एक रिस्पेक्ट वाली बात है, कुछ वो करने वाली बात आती है। तो भैया इस चीज को कैसे ठीक होगा ये? क्योंकि हमें तो लगता है कि हम बार बार जब कंटेंट सुनते हैं तो और क्लैरिटी होती है। और इस बार जो वर्कशॉप कर रहा हूँ इसमें मैंने एक काम ये किया कि शुरुआत में तो भैया हम इतना कंटेंट पढ़ के नहीं आते थे, लेकिन अब जो लेक्चर होना था, ऐसे आज रिलेशनशिप पे चर्चा होनी थी, तो उसको मैंने पढ़ा मैंने। तो पढ़ करके जब मैं अटेंड कर रहा हूँ इसको, तो और क्लैरिटी होती है इस चीज की। भैया जरा इसे बताइए। हमने काम शुरू किया है, हम लोग एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, अपने में समझ को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूरी समझ, सही समझ जो है वो अभी बनी नहीं है। कई सारा जो हमारे अंदर कंटेंट है इमेजिनेशन का, वो अभी भी मान्यता के आधार पर बना हुआ है ना, इसलिए वो जीवन में नहीं उतर रहा है। जीवन में तो तब आएगा, इस बात को अपने जीवन में तब उतार पाएंगे जब पूरी तरह से सही समझ हो जाएगी हमारी कल्पनाशीलता में सारे कंटेंट जो पूरा का पूरा है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड होगा। तभी तो हम वो जीवन में देख पाएंगे, अपने भी और दूसरों के साथ भी। तो काम तो अपने ऊपर करते रहना पड़ेगा। तो इसका तरीका यही है कि इसको बार बार हम इसको ऑब्जर्व करते रहे और सेल्फ एप्रिशिएशन करते रहे, यही रास्ता है। देखिए पोटेंशियल तो बना हुआ है कि नहीं? हाँ बना हुआ है, बिल्कुल हमारे अंदर कल्पनाशीलता में बना हुआ है। अब जो मान्य जिस समय भी हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी कभी कभी जो पैसे वाला है या जो बड़ी पद पे है उसके बारे में हम व्यवहार में जो होते हैं, तो उसको जांच करके देख ले कि जो सम्मान है वो क्या है, व्यवस्था क्या है। ठीक है ना, उसको समझ ले, अपने में जांच ले, तो ये पोटेंशियल बना हुआ है हमने, तो उसके साथ जीने में आ जाएगा वो। ठीक है भैया, 1 मिनट समय और लीजिए आपका। जैसे हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, जैसे हम रिसोर्स पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरह से हमारे प्रति आया, और दूसरा कोई और व्यक्ति है, ठीक है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेसेस पे करते हैं कि उनके लिए रिस्पेक्ट, श्रद्धा भाव कुछ ज्यादा हो जाता है और उसके लिए दूसरे के लिए कम होता है। तो ऐसी चीज मतलब मैं अपने दिमाग में, अरे भैया व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा ये, तो मैं बार बार आपसे भी पूछ रहा हूँ।
देखिए, रिस्पेक्ट ये भाव है, या तो है या नहीं है। कम या ज्यादा कैसे हो सकता, ठीक है ना। रिस्पेक्ट तो निरंतर बना हुआ, रिस्पेक्ट क्या है, सम्मान जो है वो निरंतरता होनी चाहिए ना। अगर निरंतरता नहीं है तो हम कहीं ना कहीं कंडीशनल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम अपने लिए कंडीशनल चाहते हैं क्या सम्मान की? मैं अगर अच्छे पद पे हूं तो मेरा रिस्पेक्ट हो, मैं अगर पद पे नहीं हूं तो मेरा रिस्पेक्ट नहीं हो, ऐसा चाहते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है, चाहता कोई भी नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता हूँ। जी जी, जब भी मान्यता के आधार पर हम इस भाव को बिना समझे जब करेंगे ना, तो ये फिर हमें दिखाई देता है कि कहीं सम्मान हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है जी जी, बढ़िया बढ़िया भैया, धन्यवाद। थैंक जी। तो हेमंत भैया का भी प्रश्न था कि अगर कोई अपना इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा हो तो देखिए भैया, ऐसा है कि जब तक हम भी अपना इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं तो फिर जो दूसरे हमारा इवैल्यूएशन करते हैं उसी के आधार पर हम अपने आप को समझने लगते हैं। तो ये तो एक मान्यता होती जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति बदलते जाएंगे, अलग अलग तरह से हमारे बारे में सोचेंगे, बताएंगे, तो हम हर बार अपना इवैल्यूएशन बदलता रहेगा, तो हमारा व्यवहार भी निश्चित नहीं बना रहेगा। क्या हम चाहते हैं अपने जिंदगी में निश्चित व्यवहार के साथ जिए या नहीं चाहते हैं? इसको भी जरा देख लें। समझ भैया, अगर आपकी बात पहुंची है तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या ठीक है आपने चैट बॉक्स में डाल दिया, ये ठीक है। हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा समय की पाबंदी को भी ध्यान में रखना होगा। आपसे चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। तो देखने में ये आ रहा है कि जब हम ये पर्पज, प्रोग्राम और पोटेंशियल, लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता की बात हमने देखी, तो मेरा और दूसरों का, हर मानव का लक्ष्य भी समान दिखता है मुझे, कार्यक्रम भी समान दिखता है और पोटेंशियल भी समान दिखता है। ये जब हम देख पाएंगे स्पष्ट रूप से लोगों में कि मेरा लक्ष्य और इसका लक्ष्य भी सेम है। जैसे दीदी ने एक एग्जांपल दिया था कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं, और हमारे पास कोई आके बैठता है और उसको हम पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये ध्यान में आता है कि ये इसको भी दिल्ली जाना है, मुझे भी दिल्ली जाना है, तो एक भाव बदल जाता है। उसी तरह जब जीने में हम जीने का लक्ष्य को हम देखेंगे कि मेरा जो लक्ष्य है, मैं भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता हूँ, दूसरा भी वैसे ही जीना चाहता है, ये स्पष्ट दिखाई दे। और कार्यक्रम को देखे जाते हैं तो चारों स्तर की हार्मनी को समझना और उसके साथ जीना मेरा कार्यक्रम है, वही कार्यक्रम दूसरे का भी है। और क्षमता को देखे जाएंगे तो हमारे अंदर ये क्षमता बनी हुई है और दूसरे के अंदर भी ये बनी हुई है। जब तीनों बातें स्पष्ट हो जाएगी हमारे सामने, अपने लिए भी हम देख पाए और दूसरे के लिए भी हम देख पाए, तो ये मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, न्यूनतम रिस्पेक्ट है। कम से कम हम इतना तो देख पाए अपने में और दूसरे में कि हमारा पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल एक समान है। तो जब ये दिखाई देगा तो हमें ये दिखाई देगा कि द अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा मेरे जैसा है। क्या ये सही लग रही है बात आपको? अगर यस तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जी, बहुत बढ़िया। तो जो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज टू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर इज सिमिलर टू मी। हर मानव मेरे जैसा है, इतना अगर हम देख पाते हैं तो इसको हम मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट कह रहे हैं। तो इतना तो हम कम से कम देख पाए। आज की इस सत्र की चर्चा में अगर हम इतना भी समझ पाते हैं, इतना भी देख पाते हैं, तो दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार होगा वो इसके आधार पर बन पाएगा कि दूसरा भी मेरे जैसा है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे और दूसरे में जो समानता है उसको जब हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीने में जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है,
क्या हम दूसरे को अपने जैसा मान रहे हैं, समझ रहे हैं दूसरे को मेरे जैसा, या फिर मैं अपने को स्पेशल मानता हूँ, यूनिक मानता हूँ, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मानता हूँ। जीने में क्या हो रहा है, आज के जीवन में हमारे जीने में क्या हो रहा है, इसको देख लें। और यहाँ पर एक पोल भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। In living, I do generally accept the other as being similar to me. Try to show that I am different from others. इसको रिस्पॉन्ड करें। समय की मर्यादा है, हम इसको आगे ले जाते हैं। तो यहां तक बात आपके सामने रखनी थी। इसके बाद भी अगर समय बचेगा तो आपसे बात हो पाएगी, लेकिन अभी 2-3 मिनट का समय है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकेंगे। आप हैंड रेज करें तो आपको माइक दिया जा सकता है। 2-3 मिनट का समय हमारे पास है, 1-2 प्रश्नों को हम ले सकते हैं। जी, आप लोग जरूर हैंड रेज करें, अपनी बात को रखें, एक्सप्लोर हमें भी करने में आपका सहायता होगी। डॉक्टर अमित कुमार सर हैं। जी, अमित कुमार सर बोलिए। आरण्य मल्लिक सर भी हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, पर कुछ जो तक हमने देखा है, सीखा है। थोड़ा सा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा अगर ऊंचा बोले। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कि सभी लोग एक समान हैं, सिमिलर हैं जी, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट, मतलब हर कोई व्यक्ति अलग है, यूनिक है जी। तो मतलब ये फिर हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे हैं सर? ठीक है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ये दिखाई देता है कि हर आदमी अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है। और अगर सभी समान है सर, तो फिर सबकी ग्रोथ या फिर सबके सुख और सबके दुख एक जैसे होने चाहिए। जी, वो भी नहीं दिखाई देता। जी, बिल्कुल सही। देखिए, ये दिखाई दे रहा है हमको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर मानव दिखाई नहीं दे रहा है, समान है। हमने जो अभी बात रखी ना सर, कि लक्ष्य तो समान दिखता है कि नहीं आपको, कि मैं भी सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, दूसरा भी, एक बात तो दिखाई दी। अब अगर सुखपूर्वक, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो मुझे भी चारों स्तर की हार्मनी समझना होगा और उसके साथ जीना होगा। ये तो दिखाई दे रहा है। मुझे अगर निरंतर सुखपूर्वक जीना है तो मुझे समझना पड़ेगा चारों स्तर की हार्मनी को, कि व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था के साथ जीऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये ठीक लग रहा है भाई सर? अमित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंचे? हाँ। और फिर जब तीसरी बात हम देखते हैं कि कार्यक्रम भी देख लिया हमने, मेरा भी वही है, तो दूसरा भी अगर सुखपूर्वक जीना चाहता है तो उसको भी यही करना पड़ेगा ना। जैसे मैं अपने लिए देखता हूँ, मुझे तो समझना होगा चारों स्तर की हार्मनी को, तभी मैं उस व्यवस्था के साथ जी पाऊंगा। तो आप भी तो यही देख रहे हैं कि अगर आपको जीना है चारों स्तर की हार्मनी में, मतलब चारों स्तर की हार्मनी को समझना होगा और उसके साथ जीना पड़ेगा। मतलब मेरा और आपका जो प्रोग्राम है सुखपूर्वक जीने के लक्ष्य में, वो समान दिख रहा है मुझे भी। और फिर ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो पोटेंशियल बना हुआ है। मेरे अंदर भी कल्पनाशीलता है, और उस कल्पनाशीलता की जांच करने के लिए, हर इच्छा को जांचने के लिए मेरे अंदर भी नेचुरल एक्सेप्टेंस बना हुआ है। इट इज इनेट फैकल्टी इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो जहां तक ये बात होती है कि पर्पज, प्रोग्राम और पोटेंशियल, इसमें तो समानता दिखती है कि नहीं? सर, पोटेंशियल में तो नहीं कह सकते हम कि समानता है, योग्यता में कमी हो सकती है सर। पोटेंशियल अलग अलग रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एक क्लास अगर है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं तो सब पोटेंशियल अलग अलग रहते हैं, सबको समान तो शायद नहीं कह सकते, जैसा मुझे लगता है। पोटेंशियल किसको कह रहे हैं हम? कि कर सकने की योग्य क्षमता। जी ठीक है। हाँ, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, योग्यता की बात है। कई उदाहरण आपने ये भी देखे होंगे सर कि जहां पर जिन बच्चों का पहले कुछ महीनों में या पहले कुछ ईयर्स में
परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जब उनको ये ट्रिगर हो गया कुछ, तो उन्होंने अपने जिंदगी में जो करके दिखाया, वो उस समय वो उनके तरफ वैसे देखा भी नहीं गया था, उस तरह से हमने सोचा भी नहीं था इतना कुछ कर जाते हैं, कर पाते हैं कि नहीं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने भी है। आप सर, मैं एग्री कर रहा हूँ, फिर भी सर अगर मान लेते हैं वो कुछ से ज्यादा या कुछ से कम कर रहा है, तो पोटेंशियल तो डिफरेंट ही हो गया ना सर। ना योग्यता की बात है, वो कर नहीं पा रहा है उस समय क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं बनी है। ठीक है सर, हम उसको योग्यता कह रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल तो हम उसको कह रहे हैं कि क्या कर सकता है, वो कर नहीं पा रहा है और क्या कर सकता है, इसमें फर्क है कि नहीं सर? आप इसके ऊपर देख लें, जांच के देख लें। ठीक है सर, ठीक। इसको ओपन रखें, इस क्वेश्चन को अपने अंदर जांचते रहें, और जब भी आपको लगेगा तो आप इसको प्रश्न फिर से रख सकते हैं। तो अभी मेरे तरफ से तो ये बात पूरी हो रही है। दीदी आप जी भैया, क्विज की स्लाइड अगर आप लगा पाए तो इट वुड बी नाइस। लगी हुई है। हाँ, अब आ गया। तो विनय भैया, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। आपके सेशन से रिलेटेड 5 प्रश्नों का एक क्विज हम सबके सामने आ रहा है, जिसके लिए 5 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। इन बिटवीन हम आपको रिमेनिंग टाइम के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद जी, सभी का मैं आभारी हूँ। आप सभी के प्रश्नों से और आपकी शेयरिंग से काफी हेल्प हुई थी। धन्यवाद।